नाउ आज हम यूनिट 3 का जो पार्ट 2 है वो देखेंगे, जिसमें फर्स्ट है एनिमल मॉडल्स ऑफ मेमोरी। यानी कि हम इसमें समझेंगे कि कैसे एनिमल ब्रेन्स पे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके ये पता किया कि मेमोरी कहाँ सेव होती है एंड कैसे वो बनती है। सेकंड, हम कुछ इमेजिंग एंड द ह्यूमन ब्रेन एंड मेमोरी, कुछ इमेजिंग टेक्निक्स देखेंगे, जैसे एमआरआई हो गया एंड पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी हो गया। उससे कैसे साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि हमारी मेमोरी कहाँ एनकोडिंग होती है, ब्रेन का कौन सा पार्ट उसके रिट्रीवल में काम आता है। एंड नाउ जो थर्ड है वो सेलुलर बेसिस ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि न्यूरॉन्स कैसे किसी इंफॉर्मेशन को पास करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। Hi guys, welcome to PsychMind. If you like our videos, press the like button, subscribe our channel and hit the bell icon to get early notifications of our videos. Now हम देखेंगे एनिमल मॉडल्स ऑफ मेमोरी। तो जब मंकीज पे स्टडी की गई, स्पेशली उनके हिप्पोकैम्पस एंड उसके सराउंडिंग कॉर्टेक्स पे, तो बहुत सी क्रूशियल फाइंडिंग सामने आई। जैसे कि मेमोरी सिस्टम में मीडियल टेम्पोरल लोब के कंट्रीब्यूशन के बारे में जानने को मिला। एंड इन रिसर्च का गोल ये था कि ऐसे एनिमल मॉडल तैयार किए जाएं जिनसे हमें ह्यूमंस के मेमोरी सिस्टम को समझने में हेल्प मिले एंड एमनेशिया को लेके हमारी जो जानकारी है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो। ऑल्दो ह्यूमन ब्रेन की कैपेबिलिटीज जो थी वो मंकी ब्रेन से कई ज़्यादा थी, फिर भी इन रिसर्च मॉडल्स ने बहुत सी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जिनसे हम ब्रेन स्ट्रक्चर एंड उनसे जुड़ी स्पेसिफिक मेमोरी को रिलेट कर पाए। वैसे तो और भी एनिमल्स पर रिसर्च करी गई, बहुत से एनिमल्स थे जिन पर रिसर्च करी गई, पर मंकी के ब्रेन में और हमारे ब्रेन में जो मतलब ज़्यादा सिमिलरिटीज पाई गई। एंड इन ज़्यादा सिमिलरिटीज के होने से मंकी ब्रेन मॉडल्स ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया इन स्टडीज़ में। नाउ जैसे कि हमने एचएम के बारे में लास्ट वीडियो में देखा था कि साइंटिस्ट के सामने एक क्वेश्चन था कि क्या हिप्पोकैम्पस जो है वो अलोन मतलब कितना पार्टिसिपेट करता है मेमोरी डिफिशिएट में एज कम्पेयर टू जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स है, जो मीडियल टेम्पोरल लोब के सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनके कंपैरिजन में। और यह यूं कहें कि जो स्ट्रक्चर हमारे मेडिकल जो टेम्पोरल लोब के स्ट्रक्चर है वो कितना इन्वॉल्व होता है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के फॉर्म होने में या रिट्रीव होने में। तो फॉर एग्जांपल क्या मतलब जैसे कि क्या जो एमिगडाला है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्मेशन एंड रिट्रीवल में इम्पोर्टेंट है। तो कुछ रिसर्चर्स से ये सामने आया कि ऑल्दो एमिगडाला का हमारे इमोशंस एंड इमोशनल मेमोरी में रोल होता है, बट लॉन्ग टर्म मेमोरी के फॉर्मेशन एंड रिट्रीवल में इसका कोई पार्ट नहीं होता है। एंड एक साइंटिस्ट थे मॉर्टिमर मिस्किन, उन्होंने मंकीज में सर्वे करके उन्होंने एमिगडाला डिस्कनेक्ट किया, देन हिप्पोकैम्पस डिस्कनेक्ट किया एंड देन दोनों डिस्कनेक्ट किए एंड पाया कि जो अमाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट है मेमोरी में, मतलब जो मंकीज अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी को भूल रहे हैं वो सब हर बार अलग अलग था। और उन्होंने पाया कि मंकी में मेमोरी इम्पेयरमेंट तभी होता है जब एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस दोनों डिस्कनेक्ट किए जाएं। एंड इससे ये पता चला कि एमिगडाला एक इम्पोर्टेंट या की स्ट्रक्चर है मेमोरी में, बट ये डाटा आरबी जो हमने पहले जिनके बारे में बात की थी पिछले लेक्चर में देखा गया, उसके डाटा से मैच नहीं कर रहा था। यानी कि आरबी का एमनेशिया हिप्पोकैम्पस में न्यूरॉन्स के रिस्ट्रिक्शन से हुआ था एंड एमिगडाला ने जबकि कोई डैमेज नहीं था। इस डिलेमा को सॉल्व करने के लिए स्टुअर्ट जोला एंड उनके कुछ कलीग्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में कुछ और स्टडीज की। उन्होंने मोर सिलेक्टिव सर्जरीज की, यानी कि एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस के सराउंडिंग कॉर्टेक्स को भी उन्होंने कॉन्टेक्स्ट में लिया। जो आप ये कॉर्टेक्स देख रहे हैं, पेरीहिप्पोकैम्पल कॉर्टेक्स, एंथोरिनल कॉर्टेक्स एंड पेरीहिनल कॉर्टेक्स, तो इन सबको उन्होंने अपने कॉन्टेक्स्ट में लिया। एंड उन्होंने पाया कि एमनीशिया और सॉल्व हो जाता है जब एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस के पास की कॉर्टेक्स को भी डिस्कनेक्ट किया जाए या उनको कोई डैमेज हो जाए। एंड जब सराउंडिंग कॉर्टेक्स को मतलब कोई डैमेज नहीं पहुंचाई जाती तो एमिगडाला के प्रेजेंस एंड एब्सेंस से मंकी की मेमोरी में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिस्टम लॉन्ग टर्म मेमोरी के एक्विजिशन में सपोर्ट करता है उसमें एमिगडाला का कोई रोल नहीं है। एंड कुछ और फॉलो अप स्टडीज में ये भी मतलब पाया गया कि पैरा हिप्पोकैम्पल एंड पेरीहिनल कॉर्टेक्स भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है हमारी मेमोरी डिफिशिट में। नाउ जब इस डाटा को आरबी के साथ मैच किया गया, जो कि एक पेशेंट थे जो हमने पिछले उसमें देखा था कि उनका
ब्लड सप्लाई रुक गया था उनकी एक हार्ट सर्जरी के दौरान हिप्पोकैम्पस में, एंड वो एमनेशिया से प्रभावित हुए थे। तो जब उनके साथ इस डाटा को मैच किया गया जिनका सिर्फ हिप्पोकैम्पस डैमेज हुआ था जबकि उनका पेरी हिप्पोकैम्पल रीजन एंड पेरीहिनल कॉर्टेक्स सेफ थी, तो ये समझ आया कि पेरी हिप्पोकैम्पल एंड पेरीहिनल एरियाज हमारे विजुअल, ऑडिटरी एंड अदर सेंस एंड इंफॉर्मेशन लेके हिप्पोकैम्पस को सेंड करते हैं, एंड देन हिप्पोकैम्पस से अदर कॉर्टियल रीजन्स को वो सेंड होता है डाटा। एंड हिप्पोकैम्पस इन दोनों के बिना सही से फंक्शन नहीं कर सकता, एंड ये दोनों रीजन खुद भी कुछ प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व रहते हैं। एंड हेंस अगर कोई सर्जरी या कोई डैमेज सिर्फ हिप्पोकैम्पस तक सीमित है तो वह ज़्यादा सर्व एमनेशिया नहीं प्रोड्यूस करती, एंड जबकि वो जब सराउंडिंग कॉर्टेक्स भी डैमेज होती है तो एमनेशिया बहुत सर्व हो जाता है। तो ये देखा गया कि जब माइंड के डाटा को मतलब जो एनिमल माइंड के डाटा को HM एंड RB के साथ कंपेयर किया गया तो वो डाटा बहुत कंसिस्टेंट था, एंड इससे हमें पता चला कि हिप्पोकैम्पल एंड सराउंडिंग कॉर्टेक्स लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्मेशन के लिए भी बहुत क्रूशियल है। तो हमने एनिमल मॉडल्स के साथ हमारे ब्रेन की स्टडी करके मतलब कुछ पॉइंट्स जाने जो कि एक करके मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि फर्स्ट के हिप्पोकैम्पस के डैमेज होने या उसके साथ के नियोकॉर्टेक्स के डिस्कनेक्ट होने से सब मेमोरी जो इम्पेयरमेंट्स होते हैं, यानी कि हिप्पोकैम्पस एंड साथ के जो ये कॉर्टेक्स हैं, 2-3 कॉर्टेक्स जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। एंड एमिगडाला लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए तो क्रूशियल नहीं है, बट इमोशनल मेमोरी के लिए वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो मीडियल टेम्पोरल लोब है हमारा, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का स्टोरेज नहीं है, बल्कि वो प्रोसेसिंग यूनिट है जिसके बाद मेमोरी पूरे नियोकॉर्टेक्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जैसे कि आरबी के केस में हमने समझा था कि उसकी जो मेमोरी थी वो जो पुरानी मेमोरी थी वो नहीं गई थी, बल्कि जो नई मेमोरीज, लॉन्ग टर्म मेमोरीज वो बना नहीं पा रहा था, क्योंकि ये जो मीडियल टेम्पोरल लोब था इसमें जो इसमें जो हिप्पोकैम्पस एरिया था इसमें उसके प्रॉब्लम आई थी, जबकि जो उसकी बाकी मेमोरी थी वो फुल नियोकॉर्टेक्स में सेव थी, तो उसमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। एंड मंकीज में एक चीज और देखी गई कि मीडियल टेम्पोरल लोब में डैमेज या उसे डिस्कनेक्ट से उनके शॉर्ट टर्म या वर्किंग मेमोरी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मींस मीडियल टेम्पोरल लोब शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए एसेंशियल नहीं था। तो ये था एनिमल मॉडल ऑफ मेमोरी। नाउ हम नेक्स्ट देखते हैं इमेजिंग द ब्रेन एंड ह्यूमन ब्रेन एंड मेमोरी। तो अभी तक हमने देखा कि जो ह्यूमंस एंड एनिमल्स के ब्रेन डैमेज या उनके पार्ट्स को डिस्कनेक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आया, एंड वो सारा डाटा एक बड़ा रोल मेडिकल टेम्पोरल लोब का बताता है हमारी मेमोरी फॉर्मेशन में। लेकिन पिछले कुछ डिकेड से सर्जन्स ने ब्रेन इमेजिंग मेथड की मदद से बहुत से नॉर्मल सब्जेक्ट्स पे भी स्टडी करी है। तो ये ब्रेन इमेजिंग मेथड मतलब है क्या, जैसे कि MRI होती है हमारी और या CT स्कैन होता है, ये सब ब्रेन इमेजिंग मेथड्स हैं। तो इनके थ्रू जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कई स्टडीज़ करी, एंड जो रिजल्ट्स थे वो काफ़ी अच्छा है। इवन जो फाइंडिंग्स ब्रेन डैमेज या सर्जरीज से हुई थी, ब्रेन इमेजिंग मेथड्स भी उनको कंफर्म कर रही थी। मतलब कि ब्रेन इमेजिंग मेथड्स भी वही सब बता रही थी जो लगभग जो ब्रेन डैमेज से जो या सर्जरीज से जो पता चला था। अब हम एक एक कर देखेंगे जो कि रिसेंट स्टडीज़ हुई हैं एपिसोडिक मेमोरी पे, सेमेंटिक मेमोरी पे, प्रोसीजरल मेमोरी पे, परसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम पे। तो ये सब क्या है हम आगे देखते हैं और एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो जो इनमें जो फर्स्ट है वो है एपिसोडिक एनकोडिंग एंड रिट्रीवल। तो हमें पता है कि जो हिप्पोकैम्पस मेमोरी को लॉन्ग टर्म स्टोर्स में एनकोड करता है, यानी कि वो हिप्पोकैम्पस सेव नहीं करता मेमोरी को, बट वो एनकोड करके उनको कॉर्टेक्स में भेजता है जहाँ वो सेव होती हैं। रिसर्चर्स और मतलब इसी चीज़ को रिसर्चर्स और अच्छे से समझने के लिए दो ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स को उन्होंने यूज़ करा। एक थी पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, जिसको हम PET बोलेंगे अब से, एंड जो सेकंड थी वो था फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि MRI। तो उनका मेन पर्पस ये जानना था कि क्या हिप्पोकैम्पस न्यू इन्फॉर्मेशन एनकोडिंग के टाइम पे एक्टिव रहता है, मतलब एक्टिव रहता है तो कैसे रहता है। अगर एक्टिव उसमें जो भी एक्टिवेशन होता है तो वो ब्रेन इमेजिंग से देखना चाहते थे कि उसमें क्या होता है। तो 1996 में जेम्स हैक्सबी, उनके एक फ्रेंड लेस्ली एंड उनके जो कलीग्स थे ने सब ने मिलकर एक रिसर्च करी। उन्होंने सब्जेक्ट्स को कुछ पिक्चर्स दिखाई जिसमें मतलब कुछ नॉनसेंस पैटर्न थे और कुछ फेसेस थे, एंड पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी को यूज़ करके मेमोरी परफॉर्मेंस को मतलब इन्वेस्टिगेट किया। उन्होंने सब्जेक्ट्स को डिफरेंट कंडीशंस में कुछ फेस दिखाए,
उन्हें उन फेसेस को बाद में रिकॉग्नाइज करने को कहा एंड कई बार उनको कंपेयर करने को कहा और एनालाइज करने को कहा दो फेसेस के बीच में। एंड उन्होंने देखा कि ये जब करने के मतलब ये जो सब चीज़ें हैं ये सब करने के दौरान सब्जेक्ट्स के ब्रेन में ब्लड फ्लो का जो लेवल है वो चेंज हुआ है एंड उनसे जो है लोकल जो वहाँ के न्यूरॉन्स थे उनकी एक्टिविटी को ट्रिगर किया, यानी कि जो न्यूरॉन्स अपनी जगह से मूव करने लगे। एंड उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो राइट हिप्पोकैम्पस रीजन है वो एनकोडिंग के वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड था, बट फेस रिकॉग्निशन के दौरान वो इनएक्टिवेट था राइट वाला। एंड ये डाटा एमनेसिक पेशेंट जिनका मतलब जो मीडियल टेम्पोरल लोब डैमेज था एंड उन्हें एमनेशिया होने के बाद की चीज़ें याद नहीं रहती थी, बट पुरानी सारी चीज़ें जिन्हें याद थी उन पे भी यही किया गया मतलब एक्सपेरिमेंट एंड उनमें भी ये सेम रिजल्ट पाया गया। एंड जब एनकोडिंग में उन्होंने ये देखा कि एनकोडिंग में जो है लेफ्ट प्रीफ्रंटल जो कॉर्टेक्स है वो भी एक्टिवेट हो जाती थी एंड रिकॉग्निशन के टाइम पे जो राइट प्रीफ्रंटल और कॉर्टेक्स है वो एक्टिवेट हो जाती थी। इससे हिप्पोकैम्पस के मेमोरी में रोल होने का और ज़्यादा सपोर्ट मिला, मतलब कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद में। साथ ही हमें ये भी पता चला कि जो हमारा सेरेब्रम है इसका भी जो मेमोरी के जो फंक्शन है उसमें बहुत बड़ा सपोर्ट है। एंड जैसे कि हमने देखा कि एनकोडिंग लेफ्ट हेमिस्फेयर का काम है और मतलब जो रिट्रीवल था उसका वो राइट हेमिस्फेयर में हो रहा था। इससे एक नया मॉडल सामने निकल के आया जिसे हेरा कहा गया, हेमिस्फेरिक एनकोडिंग रिट्रीवल एसिमेट्री। तो इस मॉडल के हिसाब से एनकोडिंग प्रोसेस जो होती है वो हमारे लेफ्ट हेमिस्फेयर में होती है, मतलब दिमाग के जो लेफ्ट वाला हिस्सा होता है उसमें होती है। एंड जो रिट्रीवल होता है, उस जो एनकोडिंग हो गई उसके बाद जो उसका रिट्रीवल होता है वो राइट हेमिस्फेयर से होती है। और दोनों ही प्रोसेस जो होती है वो हमारी मतलब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को यूज़ करती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है इसका जो ग्रीन वाला हिस्सा है। एंड इस पूरी प्रोसेस में हमारी जो नियोकॉर्टल एरियाज है वो एक्टिवेटेड रहते हैं, मतलब कि जो पूरा नियोकॉर्टेक्स वाला जो एरिया है यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ एक सेंसरी मोटर भी होती है, तो ये जो एरियाज हैं ये सारा एक्टिवेट रहता है। और कुछ और स्टडीज़ में एमआरआई का भी उपयोग किया गया, जिसमें जो मेन साइंटिस्ट थे उनका नाम था एंथोनी वेगनर एंड उनके कुछ कलीग्स एंड जॉन गैब्रियल एंड उनके कलीग्स कुछ ऐसी स्टडीज़ कंडक्ट की। उन्होंने सब्जेक्ट के सामने कुछ आइटम्स रखे एंड सब्जेक्ट्स जब उन आइटम्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इनकोड कर रहे थे एंड जब उसे रिट्रीव कर रहे थे तो उन्होंने उनके ब्रेन का एमआरआई किया। एंड दोनों ही ग्रुप ने देखा कि एनकोडिंग एंड रिट्रीवल के टाइम पे प्री फ्रंटल एंड मीडियल टेम्पोरल लोब मोस्ट एक्टिवेटेड रहता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सेमेंटिक एनकोडिंग एंड रिट्रीवल। तो सेमेंटिक का मतलब क्या होता है कि किसी स्पेसिफिक जो किसी चीज़ का मीनिंग है उसको हमें समझना, तो अर्थ या लॉजिक किसी चीज़ का ये समझना। तो सेमेंटिक नॉलेज यानी कि जब हम चीज़ों को समझते हैं और इनकी भी एनकोडिंग एंड रिट्रीवल को स्टडी किया गया फंक्शनल न्यूरो इमेजिंग से एंड बहुत सी नई फाइंडिंग्स इसमें नई फाइंडिंग सामने आई। पर्टिकुलरली हमें एविडेंस मिले कि अलग अलग चीज़ें कॉर्टेक्स के अलग अलग रीजन्स में सेव होती है, यानी कि जो एनिमेटेड पिक्स वगैरह हैं वो कॉर्टेक्स के अलग हिस्से में सेव होती है एंड जो नॉन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि वर्ड्स हो गए या फ्रेज हो गई वो कॉर्टेक्स के एक अलग हिस्से में सेव होती है। एंड जैसे हमने देखा था कि एपिसोडिक मेमोरी के रिट्रीवल में राइट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होती है, उसके ठीक विपरीत सेमेंटिक मेमोरी के रिट्रीवल में लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो थी वो एक्टिवेट होती थी। अब जो नेक्स्ट है इसी में वो है प्रोसीजरल मेमोरी एनकोडिंग एंड रिट्रीवल। तो अर्लियर हमने देखा था कि जो एमनेसिक पेशेंट्स है वो भले ही लॉन्ग टर्म में चीज़ों को याद नहीं रख पाते थे पर शॉर्ट टर्म नॉलेज या सीक्वेंस को वो हूबहू याद कर लेते थे, यानी कि उन्हें ज़्यादा देर बातें याद नहीं रहती थी लेकिन जो सामने उनके चल रहा होता था वो उन्हें कुछ देर तक याद रहता था। और अगर उन्हें कुछ लेटर्स दिखा के उस समय मतलब जस्ट दिखाने के बाद ही उनसे अगर उन लेटर्स के बारे में उनको रिपीट करने को बोला जाता था तो वो उसे वैसा कर पाते थे। एंड इससे इस बात के पावरफुल एविडेंस सामने आया है कि जो हमारी एक्सप्लिसिट नॉलेज यानी कि जो हमें पहले से जो चीज़ें पता हैं या जैसे किसी भी चीज़ को लेके वो हमारी इम्प्लिसिट जो लर्निंग है उससे मतलब उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि जो हम सीख रहे हैं अभी हाल फिलहाल इसका हमारे जो एक्सटर्नल नॉलेज जो हमें है उससे ज़्यादा कोई कनेक्शन नहीं है।
एंड सॉफ्ट स्कॉट ग्राफ्टन, इलियट हैजलेट एंड आइवरी ने कुछ नॉर्मल सब्जेक्ट्स के प्रोसीजरल मोटर लर्निंग को इन्वेस्टिगेट किया। उन्होंने सब्जेक्ट्स को मतलब कुछ डिस्ट्रैक्टिंग ऑडियो सुनाई, साथ ही कुछ सीक्वेंस भी उन्होंने मतलब ऐसे कुछ सीक्वेंस भी दिए जिसे वो याद करें। और उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो सीक्वेंस लॉन्ग टर्म में ना जाए। एंड देन उन्होंने क्या किया कि ये सब देखने के लिए उन्होंने पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी अप्लाई की और उन मतलब वो जो डुअल कंडीशंस थी उसमें। एंड उन्होंने देखा कि जो मोटर कॉर्टेक्स एरिया है, मतलब ये नियो कॉर्टेक्स के पास का ही एरिया है मोटर कॉर्टेक्स, एंड जो सप्लीमेंट्री मोटर एरिया ऑफ लेफ्ट हेमिस्फीयर है, मतलब जो दिमाग के राइट लेफ्ट वाला भाग है, एंड जो पुटामेन है बेसल गैंग्लिया, ये आप जो पर्पल कलर में ये बेसल गैंग्लिया है, इसमें एक पुटामेन करके एरिया होता है। और ये दोनों मतलब जो मोटर एरिया है एंड जो अपना ये बेसल गैंग्लिया वाला एरिया है, ये दोनों एक साथ मतलब एक्टिवेट होते हैं। एंड जो रोस्टल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एंड पेरिटियल कॉर्टेक्स है वो भी इसके साथ में एक्टिवेटेड हो जाती है। इससे ये पता चला कि इम्प्लिसिट लर्निंग में ब्रेन के वो एरियाज जो लिम्ब मूवमेंट कंट्रोल करते हैं वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। एंड जब डिस्ट्रैक्टिंग ऑडियो को हटाया गया तो देखा गया कि राइट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, प्री मोटर कॉर्टेक्स, राइट पुटामेन एंड पेरिटियो ऑसिपिटल कॉर्टेक्स, यानी कि जो पीछे वाला हिस्सा है दिमाग का, ये सब एक साथ एक्टिवेट हो गए। जो लास्ट पार्ट है इसके अंदर वो है इसका परसेप्चुअल प्राइमिंग एंड इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट मेमोरी। तो परसेप्चुअल प्राइमिंग क्या होती है, जैसे कि हमें कोई एक शब्द बताया गया, मान लीजिए गोट, तो हमें इस शब्द के साथ में जो दूसरा शब्द याद आता है वो है बोट, है ना। गोट के साथ बोट को हम रिलेट कर पाते हैं। एंड ऐसे ही कई शब्द हैं जिनको हम एक दूसरे के साथ रिलेट कर पाते हैं। तो यही एक्चुअली परसेप्चुअल प्राइमिंग होता है। इम्प्लिसिट मेमोरी क्या होती है, जो फटाफट हमें जो लर्न कर रहे हैं या जो हम अभी जो हमें याद रह रही है। एंड एक्सप्लिसिट मेमोरी क्या होती है, जो हमारे पास पहले का ज्ञान है वो सब एक्सप्लिसिट मेमोरी में आता है। डैनियल स्केटर एंड उनके कलीग्स ने न्यूरल बेसिस ऑफ परसेप्चुअल प्राइमिंग को इन्वेस्टिगेट किया इम्प्लिसिट लर्निंग में स्पेशली, और उन्होंने इसके लिए पीईटी की मदद ली है, यानी कि इमिशन टोमोग्राफी जो भी हम पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी जो भी हमने बताई थी। एंड उन्होंने जो स्कैनिंग है सिर्फ टास्क के दौरान करी। उन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स को मतलब कुछ वर्ड्स दिए और उन्हें इम्प्लिसिट प्राइमिंग करने को कहा। एंड जब ये सब हो रहा था तो ये देखा गया कि हिप्पोकैम्पस का जो रीजन था वो मेनली डीएक्टिवेटेड था। एंड ऑसिपिटल कॉर्टेक्स में भी जो ब्लड का फ्लो था वो डिक्रीज हुआ था। एंड हिप्पोकैम्पस के डीएक्टिवेशन से ये कंक्लूजन आया कि इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट मेमोरी के जो रिट्रीवल में दो अलग अलग ब्रेन सिस्टम मतलब काम कर रहे हैं। एंड लास्टली अगर हम इन चारों को मिलाए जो अभी तक हमने पढ़ा, तो जो न्यूरो इमेजिंग की वजह से हमने जो स्टडीज़ को समराइज करके देखें तो सारा न्यूरो इमेजिंग स्टडीज़ भी लगभग वही रिजल्ट दिए जो कॉग्निटिव रिसर्च या हमने ह्यूमन और एनिमल मॉडल पे जो रिसर्च की थी उनसे पता चला था। हाँ, इसकी मदद से हमें कुछ और एक्स्ट्रा फाइंडिंग्स भी हमारे को सामने देखने को मिली रिलेटेड टू न्यूरो साइंस ऑफ मेमोरी। फॉर एग्जांपल जैसे कि हेमिस्फीयर का रोल हमारे एनकोडिंग और रिट्रीवल में। अब जो नेक्स्ट है वो है सेलुलर बेसिस ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी। नाउ हमारे सामने जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि जो ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स में क्या चेंजेस होते हैं जब मेमोरी फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो सेलुलर बेसिस ऑफ मेमोरी के ज़्यादातर जो मॉडल्स है वो ये बताता है कि मेमोरी फॉर्मेशन रिजल्ट है हमारे न्यूरल नेटवर्क में जो न्यूरॉन्स है उनके सिनेप्टिक इंटरेक्शन के स्ट्रेंथ पे। अपने नाउ ये सिनेप्टिक क्या होता है, तो सिनेप्टिक होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में मूव करते हैं और उससे हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर होती है। तो नाउ इस सिनेप्टिक स्ट्रेंथ को हम कैसे अल्टर कर सकते हैं लर्निंग एंड मेमोरी के रिलेशन में। तो नील कार्सन थे, उन्होंने न्यू इंफॉर्मेशन लर्निंग के कुछ बेसिक साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म बताए। उनमें से जो एक है वो है हैब्स लॉ है। ये एक एक्चुअली कनाडियन साइकोलॉजिस्ट है डोनाल्ड हैब, उन्होंने बताया था
तो उनका कहना ये था कि अगर दो न्यूरॉन्स के बीच में एक ही सिग्नल बार बार ट्रांसफर होता है तो न्यूरॉन्स की केमिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, एंड जो सिनेप्सिस है वो और स्ट्रेंथन हो जाता है, एंड इससे हेबियन और इसी चीज को हेबियन लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि अगर एक ही इंफॉर्मेशन बार बार बताई जाए एंड उससे हमारे जो न्यूरॉन्स है ब्रेन को बार बार एक ही सिग्नल भेजें, तो वो इंफॉर्मेशन हमें ज्यादा टाइम तक याद रहेगी। एंड इसी का मोर कॉम्प्लेक्स रूप है लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। तो इस प्रोसेस में जो हिपोकैम्पस में न्यूरल सर्किट्स हैं उनमें रिपीटेड एंड इंटेंस इलेक्ट्रिकल सिमुलेशन की जाती है किसी इंफॉर्मेशन की, जिससे हिपोकैम्पल सेल्स डेवलप हो जाते हैं एंड जो उस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। मतलब कि वो इंफॉर्मेशन जब भी हमें दिखाई देती है, सुनाई देती है, कुछ भी होता है उस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, तो वो सेल्स जो है उस इंफॉर्मेशन को ज्यादा जल्दी एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि इस एक्चुअली लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन के लिए एक इनपुट चाहिए जो एक्साइट करे सिनेप्टिक्स को, एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की केमिस्ट्री में चेंज होना चाहिए। तो नाउ एक ग्लूटामेट है, एक मेजर एक्साइटरी ट्रांसमीटर है हमारे हिपोकैम्पस में, जो चीजों को एक्साइट करता है हिपोकैम्पस रीजन में। एंड एनएमडीए यानी कि एन मिथाइल डी एस्परेट कुछ रिसेप्टर्स हैं हमारे डेंट्रिक स्पाइन में होते हैं, उनके साथ एंड नॉन एनएमडीए रिसेप्टर के साथ बाइंड होके एलटीपी यानी कि लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन को वो प्रोड्यूस करता है। नाउ ये जो एनएमडीए रिसेप्टर्स हैं इनको हम केमिकली ब्लॉक कर सकते हैं AP5 ट्रीटमेंट से। AP5 ट्रीटमेंट है आपके सामने, एक जो केमिकल है, इसको जब हम न्यूरॉन्स में इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसके करने से क्या होता है, इस AP5 ट्रीटमेंट के करने से क्या होता है कि जो नए लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन है वो रुक जाते हैं, एंड जो पुराने हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। इसका मतलब ये है एनएमडीए रिसेप्टर्स, एंड कुछ नॉन एनएमडीए रिसेप्टर्स भी होते हैं। तो ये जो एनएमडीए रिसेप्टर्स होते हैं ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे नए जो लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन है उसके लिए, और जो नॉन एनएमडीए रिसेप्टर्स होते हैं वो जो हमारे पुराने लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन है उनको मेंटेन करने में के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड अगर हम इस AP5 ट्रीटमेंट या किसी भी ड्रग्स से अगर हम इस LTP जो प्रोसेस है लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, इसको हम डिस्टर्ब करते हैं, तो ये देखा गया है कि ये हमारी जो नॉर्मल लर्निंग एंड रिमेम्बरिंग है उस पर भी इफेक्ट करता है। नाउ अब साइंटिस्ट कुछ और भी मतलब मॉलिक्यूलर प्रोसेस पे रिसर्च कर रहे हैं जिससे कि हमारी लर्निंग एंड मेमोरी को एनहांस किया जा सके, मतलब कुछ ऐसे ड्रग्स बनाए जा सके जिनसे ये लॉन्ग टर्म जो पोटेंशिएशन है इसकी मेथड थोड़ी फास्ट हो सके। तो ये था हमारा पूरा थर्ड चैप्टर जो बेसिकली हमारे न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस पे ही पूरा चैप्टर था ये। और इस चैप्टर में बेसिकली हमने एमनीशिया के बारे में देखा, देन हिप्पोकैम्पस के बारे में समझा, देन उसके सराउंडिंग कॉर्टेक्स के बारे में समझा, देन हमने देखा कि कैसे जो हमारा सेरेब्रम है इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। देन हमने एनिमल एंड ह्यूमन मॉडल्स के बारे में देखा। देन हमने कुछ न्यूरो इमेजिंग एंड उससे रिलेटेड जो हमारी मेमोरी में जैसे कि जो याद रखना है और ये सब हमने देखा कि कैसे न्यूरो इमेजिंग से उस चीज को देखा गया। एंड लास्ट जो सेल्यूलर बेसिस ऑफ लर्निंग है ये हमने देखा। तो गाइज ये फुल थर्ड चैप्टर था जो कि अब ओवर हो चुका है। थैंक यू।